لیکن मौलवियों से ये पूछना चाहता हूँ कि फलस्तीनियों से हथियार छीनने वाली फौज के हाथ में बैत की जा सकती है सिपह सलार के? जब हम नमाज पढ़ते हैं ना दिन में 5 दफ़ा, हम नियत करते हैं, आखिर पे कहते हैं मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक है ना, अगर सऊदी अरेबिया इस गुनाह में शरीक नहीं हो रहा तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की फौज अपने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जाएगी, तो इसकी शरई हैसियत क्या है? देखिए जी, आपको ना MBS को ये क्रेडिट देना पड़ेगा फॉर द टाइम भी। ऐसे ही MBS ने कहा कि जब तक फलस्तीन की रियासत का मामला नहीं हो जाता हमारे लिए अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो इसराइल से लड़ेगी या फलस्तीन से लड़ेगी? जिसका हेडक्वार्टर इसराइल में है। देखिए ना, इसराइल की मर्जी से जो फौज गजा में जाएगी वो फलस्तीनियों से लड़ेगी या इसराइलियों से लड़ेगी? जनाब फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया था उसमें आज खुद वो गए हैं और उन्होंने ऑफर की कि हम फौज भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और यहाँ तक कि डॉन की स्टोरी में वो नंबर भी आ गए कि 3,500 फौजी हम भेजेंगे। तो ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि हम ना फौज भेजेंगे ना हमने ऐसे किया, 30 सेकंड का काम है सारा। नहीं, वो क्यों कहेंगे, वो कह नहीं ना सकते। लेकिन इसमें दो चीजें हुई। तो अगर ये सारी फोर्सेस CDF के अंडर हैं तो CDF खुद किसके अंडर हैं? तो ये तो मार्को रूबियो ने बता दिया ना। वाकई पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है? ये पाकिस्तान जमहूरी मुल्क तो है ना जी, उसमें जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरियत है पाकिस्तान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और आइन में है ना, आइन में है नहीं है ना सर। देखें, टूटी फूटी जमहूरियत आइन है तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। इस वक्त नहीं है ना, ये तो मिलिट्री डेमोक्रेसी है। देखिए ना, इस वक्त मिलिट्री डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री के साथ डेमोक्रेसी नहीं लगता था, मिलिट्री के साथ लगता था डिक्टेटरशिप। बड़े गर्म जर्नलिस्ट के हाथ चढ़ गए आज। दोनों मेरे सामने बैठे हैं और आपको पाकिस्तान ले जाने के लिए मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बरतानिया तक आ गए। मर्जी से जाएंगे या जबरदस्ती जाएंगे? जबरदस्ती तो हमारे साथ कभी हमने मानी नहीं किसी की। जबरदस्ती तो वहां नहीं मानी जहाँ इनका जोर चलता है, तो यहाँ कैसे माने? हम जब पाकिस्तान जाएंगे ना अपनी मर्जी से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि हमें भी जाने का मजा आएगा और पाकिस्तानियों को भी वहां पे हमारे पहुंचने को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हम खुद जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं और जाएंगे भी और गाड़ी बांट के जाएंगे तो तुम नाल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने ये तो मुझे पता था कि जालिम बुज़दिल होता है, ये नहीं पता था कि इतना बुज़दिल होता है। मैं यहाँ से फ्लाइट लेके पाकिस्तान जाऊँ तो ये मुझे मार तो नहीं सकते, अब नहीं मार सकते। मैं अगर एयरपोर्ट से वापस पहुंचता हूँ तो मैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाऊंगा। ये बड़ा जबरदस्त चैनल है, बड़े अच्छे इंटरव्यूज करते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन बड़ा ही मीठा और बड़ा मजेदार अंदाज है हमारे इस भाई का, और कश्मीर से खास तौर पे हमारे बड़े दिल के करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज के गोरखधंधा में पॉडकास्ट के अंदर एक नहीं 2 सहाफ़ी मिल गई, तो बहुत अच्छी बातें होंगी। मेरी मुराद सीनियर सहाफ़ी साबर शाकिर साहब, उनके साथ इमरान रियाज खान साहब बरतानिया की सर्दी में गर्म बातें करेंगे और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको वजह बना के इनसे सवालात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मेरे सामने बैठे हैं और आपको पाकिस्तान ले जाने के लिए मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बरतानिया तक आ गए। मर्जी से जाएंगे या ज़बरदस्ती जाएंगे? ज़बरदस्ती तो हमारे साथ कभी हमने मानी नहीं किसी की। ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं मानी जहाँ इनका जोर चलता है, तो यहाँ कैसे माने? ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो होगा कानून के और आइन के दायरे के अंदर रहकर होगा, कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये अपना जोर लगाएं। हम जब पाकिस्तान जाएंगे ना अपनी मर्जी से जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि हमें भी जाने का मजा आएगा और पाकिस्तानियों को भी वहां पे हमारे पहुंचने को अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। साबर शाकिर साहब, मर्जी से जाना और बात है, पाकिस्तान की मर्जी से जाना और बात है। बात चल रही है कि इंटरपोल में आपका नाम आ जाएगा। इस बरतानिया में रहते हुए आपको 4 साल हो चुके हैं, किसी बैरिस्टर से मशावरत की? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। पहली बात है कि पाकिस्तान और चीज़ है और पाकिस्तान की जो इस वक्त फिस्ताई हुकूमत है वो और चीज़ है। तो फिस्ताई हुक्मरानों की तो बात कोई सुन ही नहीं रहा। उनकी तो अपने घर में इज्जत नहीं है, किसी और ने तो क्या सुननी है। शहजाद अकबर साहब को लेने आए थे, वो रजब को लेके गए। जुल्फी बुखारी साहब को नाम डाला इंटरपोल, वो रिजेक्ट हो गया। और मोनस इलाही का वो रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए ये महज दिन की बातें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम खुद जाएंगे
ہم پاکستانی ہیں اور جائیں گے بھی اور گج بج کے جاؤں گے تو تم نال لے کے جاؤں گے انشاءاللہ. اگر پاکستان ہوتے تو تھوڑا سا امیجن کریں, انہوں نے تو بڑی سزا کاٹی نا, برداشت کر لیتے آپ؟ پاکستان ہاں کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کے کندھوں پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا میری قسمت میں لکھا ہوتا تو ضرور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی وہ نہیں ہے ڈرنے والے نہیں. شکاگو کے پلو ایسی پنجابی ہوگی دیسی خوراک کھا کے پلو. پنڈی بوائے ہیں. ہاں نہیں پنڈی بوائے تو نہیں, پنڈی بوائے تو اور چیز ہے, جیسے پنجابی ہوگا, پنجابی ہے کہ پاکستانی. عمران صاحب کبھی سوچا تھا کہ کسی کو پاکستان میں استثناء بھی مل سکتی ہے یا مل جائے گی؟ پاکستان میں کیا, میں نے کہیں بھی نہیں سوچا تھا. یہ تو چیز ہے ہی نہیں نا, ہمارے شریعت میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. میں نے یہ تو مجھے پتا تھا کہ ظالم بزدل ہوتا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا بزدل ہوتا ہے. اس بات کا آئیڈیا تھا کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ڈرتا ہے, وہ خوف میں رہتا ہے, اسے چیزیں ہانٹ کرتی رہتی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ ظالم اتنا بزدل بھی ہو سکتا. یعنی مجھے کبھی میں سیریسلی آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے ابھی پوچھا نا صابر بھائی سے, یار یہ باہر رہنا بھی آسان نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اپنی مرضی سے, آپ کا بزنس ہے, آپ کام کرتے ہیں, آپ کی فیملی یہاں پہ پرانی رہتی ہے, آپ ایڈجسٹ ہیں, وہ ایک الگ بات. لیکن اگر آپ کا سارا کچھ پاکستان میں ہے اور آپ اسے چھوڑ چھاڑ کے صرف جان بچانے کے لیے یا اپنی آواز بچانے کے, دیکھیں جان سے زیادہ قیمتی اس وقت آواز ہے. میں پاکستان میں جیل کاٹ سکتا ہوں بڑے آرام سے, یعنی مجھے پاکستان بھیجے, مجھے جیل میں ڈال دیں. وہ جو جیلر میرے پاس تھے جیل میں, وہ صرف یہ دیکھنے آتے تھے کہ یہ بندہ اتنا خوش کیسے رہتا ہے. 2 دفعہ مجھے وہ یہ دیکھنے آئے اور مجھے آ کے جیلر نے کہا کہ ہم نے اس جیل میں جن کو ہم ریلیجن کے معاملے میں بعض اوقات کسی قیدی کو پکڑتے ہیں, وہ ہم نے اتنا مطمئن دیکھا ہے یا آپ کو دیکھا ہے. آپ اتنے اطمینان سے اتنے خوش کیسے رہتے ہیں جیل میں؟ ویسے کیسے رہے اتنے خوش آپ؟ نہیں مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, میں تو بڑا خوش تھا جیل میں. جب میں ابڈکشن میں تھا وہ نہیں, اس میں بہت پریشان تھا. جب میں جبری طور پہ لاپتہ تھا میں واقعی بہت پریشان تھا. لیکن جب میں جیل میں گیا تو میں واپس آیا تو میرا 1.5-2 کلو وزن بڑھ گیا تھا. I was happy. میں نے گھر سے کبھی کھانا نہیں منگوایا, جیل کا کھانا کھاتا تھا میں. مجھے کہتے تھے آپ کے گھر سے کھانا نہیں آتا, میں کہتا ہوں یار آپ بہت اچھا پکاتے ہیں, کھلاؤ. مس کرتے ہیں جیل کے کھانے کو؟ تو بڑا اچھا تھا, دال بہت زبردست پکاتے ہیں. مجھے باقی جیلوں کا نہیں پتا, لیکن کیمپ جیل میں اگر وہ سن رہا ہے میری بات, جو وہاں پہ پکانے والا شیف ہے, تو میں اسے شاباش دینا چاہتا ہوں. اس نے دال کھلائی ہے کمال قسم کی. میں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں دال کھائی ہے, لیکن اس نے اچھی دال پکائی تھی ان دنوں میں. اور ہر فرائیڈے کو پرویز الہی صاحب کی بریانی آتی تھی. یہ پنجاب کی جیلوں میں پرویز الہی صاحب ہر فرائیڈے کو بریانی بھیجتے ہیں. وہ جب دوسری جمعے کو آئی نا تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی, یہ آپ جمعے کو بریانی کھلاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی پرویز الہی صاحب بھیجتے ہیں. انہوں نے ہر جیل کے اندر پرمیشن لی ہوئی ہے کہ ان کی فیملی بریانی بھجواتی ہے ہر جیل میں. اس وقت میرے خیال میں وہ بھی اندر ہی تھے جبکہ یہ بات ہے. تو میں نے جیل کاٹی, میں ابھی بھی جیل کاٹ سکتا تھا, لیکن 2 چیزوں نے مجھے پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا. ایک تو جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ مار ہی دیں گے تو ارشد شریف کا انصاف ہم نہیں لے پائے, تو میں نہیں چاہتا کہ ایک آواز اور بند ہو جائے. اور مجھے یہ بات قاسم سوری صاحب نے سمجھائی. انہوں نے کہا عمران صاحب آپ کی اور میری کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے, لیکن یہ آواز قیمتی ہے, اس کو بچائیں, یہ امانت ہے لوگوں کی. لوگوں نے بڑی دعائیں کر کے آپ کو واپس حاصل کیا, یہ دین بھی کہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس آواز کو بچائیں. دوسرا باہر آنے کا مقصد یہ کہ ایک تو اپنی جان بچاؤ اس وقت, اور دوسرا میں اپنی آواز کو بچاؤں, ورنہ جیل میں بھی وقت تو گزر ہی جاتا ہے. میں یہاں سے فلائٹ لے کے پاکستان جاؤں تو یہ مجھے مار تو نہیں سکتے, اب نہیں مار سکتے. میں اگر ایئرپورٹ سے واپس پہنچتا ہوں تو میں تو ان کی رسپانسبلٹی بن جاؤں گا. یہ مجھے جیل میں ڈال سکتے ہیں, لیکن پھر میری آواز بند ہو جائے گی. صابر صاحب, علماء ہوں, سیاستدان ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا صحافی ہوں, یہ بڑے مضبوط پلر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر. جب تمام ملا حضرات, فیلڈ مارشل صاحب جن کو استثناء مل چکی ہے, ان کے سامنے بیٹھے ہیں, اف تک نہ کریں, اور ایک مولوی صاحب تقی عثمانی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ صدر زرداری صاحب کو ملنے والی استثناء غیر شرعی ہے, جبکہ فیلڈ مارشل کو ملنے والی پہ تنقید نہ ہو. ممبر کے اوپر کھڑا ہونے والا تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو شعور دیتا ہے. تو جب ہمارے جو مضبوط پلر ہیں وہی آواز نہیں اٹھا سکیں گے تو امید کس سے رکھیں؟ نہیں آواز تو اٹھ رہی ہے, مکمل طور پہ تو بند نہیں. علماء سو اور علماء حق ہر زمانے میں ہوتے ہیں,
मीडिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बात कर भी रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में ना पिछले 3 सालों में कोई किसी की जान माल आबरू कुछ भी महफूज नहीं, और हमारी माँओं बहनों बेटियों को बेतौकीर किया जाता है। तो मेरा ख्याल है पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि ऐसे बेशर्म लोगों का इलाज क्या है। क्या ऐसे बेशर्म लोगों को ये काम करना चाहिए? क्योंकि ताकत का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कोई मजम्मत करे या ना करे वह खुद एक जुर्म है, और मीडिया आवाज़ उठाए या ना उठाए, उलमा इकराम आवाज़ उठाएं या ना उठाएं, फतवा जारी करें या ना करें, तो जो वो जुर्म कर रहे हैं वो जुर्म ख़त्म नहीं हो सकता, वो तो एक अज खुद जुर्म के तौर पे रहेगा। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि हर किसी की अपनी अपनी इस्तिताअत होती है। एक इमरान भाई की इस्तिताअत है, ये अपने जितना कर सकते हैं। एक मेरा लेवल है रेजिस्टेंस का, एक आपका होगा। हर कोई अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कर रहा है, और जो नहीं कर रहा उनको मेरा ख्याल है उनको कहा जाता है उलमा सू। और इसी तरह हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं वो भी इसी तरीके से सरकारी और सरकारी हर जगह मौजूद होते हैं। मीडिया से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका ट्विटर हैंडल देखो तो लिखा हुआ है ARY साबर शाकर जी। 17 साल जर्नलिज्म में हो गए, निसफ के करीब आपने उम्र दे दी। वही पाकिस्तानी मीडिया है ना ये जिसके ऊपर आप दोनों काम करते रहे, जो आज आज़ाद नहीं है। जब आप थे तो तब आज़ाद कैसे था? ARY से आपने क्या मुराद लिया? 17 साल जर्नलिज्म किया मैंने नहीं, मेरी जर्नलिज्म 90 से है। ठीक। मेरी फर्स्ट जॉब मेरी 1990 की। अच्छा 19 साल तो मुझे हो गए। ठीक है। अच्छा 19 साल हाँ, हो गए। और 25 साल मेरी तब मीडिया आज़ाद था। 25 साल सिर्फ इस्लामाबाद की। ठीक। तो इसलिए तो मीडिया किसी भी ज़माने में ना आज़ाद नहीं था, उसमें स्पेस बनानी पड़ती है, स्पेस लेनी पड़ती है और बात कहने के लिए। तो ये कहा जाए कि किसी भी ज़माने में आज़ाद नहीं था। ये मुकदमात पहले भी होते थे और नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, और नोटिस आते थे, कैमरा से आते थे, सब कुछ होता था। तो कोई आइडियल सिचुएशन तो कभी भी नहीं रही, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ज्यादती करती थी तो हमारे लिए एक जस्टिस सिस्टम अदलिया मौजूद थी, तो हम फ़ौरन अदलिया से रिव्यू करते थे। पहले अदलिया थी। मैं बताता हूँ आपको कि जो सिटीजन है ना किसी भी मुल्क के शहरी, पाकिस्तान के शहरी, मीडिया उनको अल्टीमेट जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो मिलता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशरी से, क्योंकि अदलिया ने आपको प्रोटेक्ट करना। ये ऐसा वक्त भी हुआ कि हमें बंद कर दिया गया टीवी चैनल को, और हमने सेम डे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू किया। हाँ, बहाल हुआ। और 4 बजे 5 बजे तक हमें जुडिशरी से रिलीफ मिला और हमारा दफ्तर खुला और हमने प्रोग्राम किया। तो अब क्या है, अब वो जुडिशरी ही ख़त्म कर दी गई, और पूरे का पूरा जो है 26 और 27 जो गैर आइनी तरामीम की गई, उसके बाद हमारे आइनी इदारे, हमारे सिविल इदारे, हमारे अस्करी इदारे, उनको डिमोलिश कर दिया गया। और जिसके बाद ये सिचुएशन है, और इस वक्त फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी, जिनका नाम है फील्ड मार्शल जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर साहब। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ इस्तिस्ना लेने वाले आसिम मुनीर साहब अगर 5 साल आइंदा रहेंगे, अदालतें आपके बाकौल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, 28वीं तरमीम होने जा रही है। आप दोनों की ज़ुबान से मैं ये लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ कि आखिर वो उम्मीद कौन सी अल्लाह की ज़ात के बाद आवाम से आपको कभी कोई बेहतरी आएगी? मेरा रब भी उम्मीद है, और वो कहता है मायूस नहीं होना आपने। हमने सिर्फ ये हिसाब किताब लगाना है कि हम ठीक जगह खड़े। अगर हम ठीक जगह खड़े हैं तो परवाह नहीं। इसमें देखें, हार जीत का फैसला आपका रब करता है। आपके साथ क्या होगा इसका फैसला भी आपका रब करता है। आपकी तकदीर आपका रब लिखता है। तो फिक्र किस बात की? जब ये आपके बस में ही नहीं है, अपनी जिंदगी की डोर या आसिम मुनीर की जिंदगी की डोर आपके बस में ही नहीं है, तो आप फिक्र काहे क्यों करते हैं? आप अपना काम करें बस, और उम्मीद रखें अपने रब से। देखें, हम जो काम कर रहे हैं इंसानों के हुकूक के लिए कर रहे हैं।
हम आवाज उठा रहे हैं औरतों के ऊपर होने वाले जबर के खिलाफ, हम आवाज उठा रहे हैं लोगों की अमानत में खयानत करने के खिलाफ, हम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम करप्शन और बेईमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम वो आईना दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में दिखाना इस वक्त नामुमकिन है। देखें ना, हमें चूरन बेचा के हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे और फलस्तीन को आजाद करवाएंगे। कश्मीर के बारे में जनरल बाजवा ने बैठ के बड़ी ढिठाई से कह दिया मेरे सामने, साबिर भाई भी थे, बाकी जर्नलिस्ट भी थे वहां, हम कोई 27-28 लोग थे। बड़ी ढिठाई से कह दिया कि आप कश्मीर को फिलहाल भूल जाएं, भारत के साथ हालात को नॉर्मलाइज करते हैं, ट्रेड करते हैं। मैं तो बिगड़ गया, मेरा घर बांडीपुरा में है। मैंने अपने दादा को सारी जिंदगी ये कहते सुना कि मैं घर जाऊंगा, मैंने अपने नाना को सारी जिंदगी ये कहते सुना कि वो अपने घर जाएंगे। दोनों इस दुनिया से चले गए और कश्मीर आजाद नहीं करवाया इन्होंने। तो मुझे लगता था कि शायद मैं किसी दिन जाके उनके घर वालों को ये पैगाम दूंगा कि वो कितना आना चाहते थे अपने गांव वापस, अपने इलाके में वापस। मैंने उनसे कहानियां सुनी वहां मकबूजा कश्मीर की, तो मेरा तो वहां पारा हाई हो गया। मैंने जनरल बाजवा को उठ के कहा वहां पे, ये भट्टा इन सबका शुरू हुआ 2022 में, मेरी लड़ाई 2021 में शुरू हुई और मैं तब से भुगत रहा हूं। मैंने वहां उठ के जनरल बाजवा को, ही वाज द आर्मी चीफ, मैंने कहा जी 70 साल कौम को ये चूरन बेचा हमने आपके कहने पे कि जनरल साहब कश्मीर को आजाद करवाएंगे। आज आप हमें कह रहे हैं जाके अनाउंस करो कि कश्मीर को भूल जाएं। मैंने कहा जी मुझे तो मेरे अपने घर वाले बाहर निकाल देंगे घर से, ये जाके जब हम बात करेंगे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो हमें ये बात पसंद नहीं आई ना। उन्होंने कह दिया जी कश्मीर को भूल जाओ, ये आ गए जी अब इसराइल की हिफाजत करेंगे, यानी हमास को गैर मुसल्लह करेंगे। हमने तो इनसे कहानियां कोई और सुनी थी और हकीकत में कुछ और निकला है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तारीख की उस सिमत में खड़ा किया जो दुरुस्त है। हम अल्लाह का इसके ऊपर शुक्र अदा करते हैं। आपका अपना ज़मीर मुतमईन है? देखिए मेरा अपना ज़मीर भी मुतमईन है, और दूसरा मैं आपको सीरियसली ये बताऊं, सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अक्सरियत बाज़ चीजों के ऊपर कंफ्यूज भी होती है, लेकिन ये मुसलमान लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं। मुझे जो बहनें मिलती हैं, माएँ मिलती हैं या लोग मिलते हैं, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और वो सारे के सारे दिन रात दुआएं करते हैं। ऐसे ही नहीं होता, मैं गया उम्रा करने के लिए, फिर मैं गया हज करने के लिए, मैंने हरम शरीफ में अपनी जिंदगी में किसी के लिए इतनी दुआएं होती हुई नहीं देखी जितनी इमरान खान के लिए लोग मांग रहे हैं। ठीक, इसका मतलब है वो राइट पे खड़ा हुआ है और रब उसको सब्र दे रहा है। 2 पहलू के ऊपर छोटे छोटे सवाल। एक और बात भी बता दूं कि आपने सवाल किया ना कामयाबी और नाकामी, मौत वो है, वो कभी भी शिकस्त नहीं है। इंसान मर के भी फतह याब हो जाता है। अरशद शरीफ जीत गया। अरशद शरीफ वो हारा नहीं है, वो जीता हुआ, आज भी जीता है और ता क़यामत वो फतेहमंद ही रहेगी। कारगिल का वाक़या हुआ रिसेंटली, कर्नल शेर खान शहीद हो गए, हमारे बेशुमार फौजी जवान शहीद हो गए और उनकी लाशें भी काफ़ी दिन तक नहीं ली गई। तो क्या वो नाकाम थे? वो तो नाकाम उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, उन्होंने अपना काम कर दिया, दिफाए वतन के लिए लड़े और बेखौफ लड़े। अगर किसी ने टेबल पे जाके धोखा दिया, खून का सौदा किया, शहीदों का खून बेचा, तो उसका गुनाह उसके ज़िम्मे है। इसलिए, और दूसरा ये एक और भी बता दूं, आमतौर पे तसव्वुर किया जाता है मौत फना है। मौत फना नहीं है। मौत एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ सफ़र, असल जिंदगी वही है। ठीक है ना। आप आम आदमी यही समझता है कि बस मौत नहीं, मौत ये हमारी 65 साल 70 साल है, उसके बाद वाली जो ज़िंदगी है वो ताहयात ताबद है। तो इसलिए अगर आपने मुतमईन नफ्स के साथ, नफ्स मुतमइन्ना के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका तो चेहरा मरते वक्त भी सुरखरू होता है। बेशक। एक छोटी चीज मैं अर्ज करूं, देखिए आपने उलमा का जिक्र किया ना, मैं आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन रखता हूं, बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को समझाने के लिए। क्या आसिम मुनीर साहब ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज्यादा फतवात की हैं? नहीं। क्या आसिम मुनीर ज्यादा बड़ा जर्नैल है? क्या ज्यादा बरगजीदा है? तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक गलती माफ नहीं हुई थी। कौन सी? उनसे एक गलती हो गई एक मकाम पे, एक महफिल में, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको माजूल कर दिया। ठीक। और उनकी जगह पे दूसरे जर्नैल आ गए, सिपा सालार बन गए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सलमान उनका लक़ब है, तो वो बन गए सिपा सालार, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके अंडर चले। यार इतनी फतूहात, बड़े आदमों के बड़े आदम उड़ा दिए,
थोड़े से बंदों के साथ बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दे दी, वो जंगें लड़ी कि आज भी जर्नैलों की तालीम के अंदर जब तक ये चैप्टर शामिल ना हो तो तब तक उनकी तालीम मुकम्मल नहीं होती। एक ऐसा जर्नैल, एक गलती और बाहर। हमारे मौलवी क्या करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए, लिहाजा आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की सियासत में जितनी मुदाखलत की, जितनी अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी की, जितना इन्होंने पाकिस्तान में जुल्म जबर और फस्तायत किया, ये सब खत्म। अब इस्तिस्ना जायज हो। ये नहीं होता, हमारा रिलीजन ऐसा नहीं है, हमारी रवायत ये नहीं है। एक मौलवी का जो मजहबी स्कॉलर की डेफिनेशन में आता हो, बताएं उसने आवाज उठाई पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से। नहीं, जावेद गांधी साहब ने राय दी है, मुफ्ती बैरूनी दुनिया में बैठ के। खैर ये तो सर देखें कहीं भी बैठ के दिया, राय तो उन्होंने दी है ना। जावेद गांधी साहब ने दी है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दी है, और बात ये भी होता है कि 4-5 और उलमा इकराम उन्होंने भी दी है। चार उलमा इकराम, मैंने 5 का नाम एक दिन लिखा था, उन्होंने राय दी है, सबने दी है। और ये बात नहीं है कि किसी ने नहीं दी। असल मसला अब आपको अगर मौलवी सिर्फ ताहिर अशरफी में नजर आता है तो वो फिर अगर देखो वो फिर इस तरह के मौलवियों के बारे में तो फिर इसी तरह की आपको मिलेगा ना। और वैसे भी उलमा सूद से राय लेके करना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में जावेद गांधी साहब ने बड़ी तफसील से टू द पॉइंट एक असूली बात कर दी। फिर ये है कि इस्तिस्ना लेता कौन है, इस्तिस्ना क्यों लिया, इस्तिस्ना उसने लिया तो जुर्म किए होंगे। अगर आपने जुर्म नहीं किए तो इस्तिस्ना किस बात, तो किस बात का इस्तिस्ना? एक बात। दूसरी बात, आइंदा अगर तो पिछले जुर्म जो किए हैं सिर्फ उसकी हद तक इस्तिस्ना होता तो अमेंडमेंट में ये लिखा जाता कि अब तक, ठीक, ये ताहयात है। अब जो ताहयात, इसको तावफात समझे, ये तावफात इस्तिस्ना जो लिया, इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में आपने उससे भी कहीं बड़े जराइम करने, ऐसे जराइम जिनके बारे में आप समझते हैं कि आपकी गिरफ्त हो सकती है। एक मिसाल देता हूँ, बिलोमूम ना एक पोर्शन है, ये इस्तिस्ना वाला जो चैप्टर है, एक पोर्शन है सिविल साइड, एक है अस्करी साइड। जो सिविल साइड है उसमें जुडिशरी को बिलोमूम दिया जाता है। अस्करी साइड पे जाए ना, अदलिया को भी मस्मार कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। एक हमारा 52 साल से कायम एक इदारा जिसे कहते थे जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और वो क्या था, वो उसका चीफ होता था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जैसे आप बैठे हैं इस तरीके से इस चेयर करता था वो। और उसके साथ एयर चीफ होते थे, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, स्ट्रेटेजिक फोर्स, ये बैठे थे। और वहाँ पे कलेक्टिव विजडम अप्लाई होता था, और कलेक्टिव विजडम के तहत तमाम फोर्सेस अपनी इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देते थे, फैसले होते थे। अब वो इदारा ख़त्म कर दिया, और इदारा ख़त्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए, तमाम फोर्सेस उनके पास चली गई। अब वो मुशावरती जो है सिस्टम वो ख़त्म हो गया। अब वो सारे फैसले जो सबने मिलकर करने थे और अपनी राय, वो CDF कर रहा है। इसके पीछे भी लॉजिक है ना? उसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है, उसके पीछे अभी जो ये मार्को रूबियो ने अनफोल्ड की स्टोरी, वो है। कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी तादाद में लोग आए, बड़े अच्छे बोले सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस। क्या नतीजा आएगा? पॉलिटिकल एक्टिविटी है जी। जब पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो पॉलिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। जब भी कभी पॉलिटिशियन इकट्ठे होंगे या जमहूरियत पसंद लोग इकट्ठे होंगे और वो बात करेंगे तो लाजमी बात है कि वो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसी हर एक्टिविटी को और ऐसी हर डिस्कशन को और डिबेट को वेलकम करना चाहिए। लेकिन जब जबर का माहौल होता है ना और एक अंधेरा छाया हुआ होता है तो बाद औक़ात आपको लगता है कि कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए, आपको छोटी छोटी कोशिशें करती रहनी चाहिए। मायूस होकर बैठ जाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप करते रहे। ये उस वक्त अगर आपके काम नहीं आ रहा ना तो आने वाले वक्त में कोई ना कोई ऐसा वक्त, कोई ना कोई ऐसी चीज़ या इवेंट ज़रूर आएगा जहाँ पे ये चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। ठीक। साबर साहब, इमरान खान साहब जेल से जब भी बोलें, खूब बोलें, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें और वो एक जुमला बने और लोगों के ज़हन में गूंज जाए, ज़हनी मरीज़। इस डायलॉग को, इस जुमले को पाक फौज के तर्जमान चोरी कर लें और वो वापस उनको ज़हनी मरीज़ कहें। दोनों के लिए अना का मसला नहीं बन गया?
देखिए, एक कुछ देर पहले बात हो रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले वो बात अधूरी रह गई कि इस्तिस्ना, और फिर आते हैं जहनी मरीज की तरफ। तो हो सकता है दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक कर दें। तो वो चीफ ऑफ डिफेंस बन गए, तमाम फोर्सेस पे उनका कंट्रोल आ गया, और कंट्रोल हासिल करने के बाद अब मार्को रूबियो ने एक चीज़ अनफोल्ड कर दी, और वो ये है कि जनाब फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो लंच किया था उसमें आज खुद वो गए हैं और उन्होंने ऑफ़र की कि हम फ़ौज भेजने के लिए तैयार हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं। और यहाँ तक कि डॉन की स्टोरी में वो नंबर भी आ गए कि 3,500 फौजी हम भेजेंगे। तो मार्को रूबियो ने, यानी कि अमेरिका ने, ये बता दिया कि ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, हमारा दबाव नहीं था, बल्कि ये सिपा सलार आज़म जनाब फील्ड मार्शल उनकी ये दरख्वास्त आई हुई है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। और फिर उसने मज़ीद ये कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कि हमने कुछ वजाहतें तलब की। किससे? फील्ड मार्शल से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के मुराद है फील्ड मार्शल। तो फील्ड मार्शल से कुछ वजाहतें तलब की, तो उन वजाहतों के आने के बाद हम ये फैसला करेंगे। तो अब ये सारा कुछ पाकिस्तान है, एक जमहूरी मुल्क है, आइन है, एक निज़ाम है, 52 साल से कायम एक इदारा, वो आपने ख़त्म कर दिया। एक वजाहत दे देंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वाकई पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है? नहीं, पाकिस्तान जमहूरी मुल्क तो है ना जी, उसमें जमहूरियत है, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो पाकिस्तान एक जमहूरिया मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया। तो और आइन में है ना? आइन में है नहीं है ना? सर देखें, टूटी फूटी जमहूरियत आइन है, तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ऐसा तो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। इस वक्त नहीं है ना, इस ये वक्त तो मिलिट्री डेमोक्रेसी है। देखिए ना, इस वक्त मिलिट्री डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री के साथ डेमोक्रेसी नहीं लगता होता, मिलिट्री के साथ लगता था डिक्टेटरशिप, फिस्तायत, फाशिज्म, ठीक, ये लगता है। तो इस वक्त तो जो पिछले 3 साल से चल रहा है पाकिस्तान का निज़ाम, और फिर 8 फरवरी 2024 के बाद ये एक जाली पार्लियामान है। ऐसे एलियंस बिठा दिए हैं पार्लियामेंट में जो कि इलेक्शन हारे हुए हैं, जिनको ज़बरदस्ती फॉर्म 47 दे दिया गया जाली, और कहा गया कि ये अरकान पार्लियामान है, जो कि नहीं है। मार्को रूबियो पे आएंगे वापस? उनके जी बिल्कुल, वो बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल। तो मार्को रूबियो ने ये जब सारी बात कर दी, तो इसका मतलब है कि एक वन मैन शो, एक फ़र्द वाहिद है जो ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को, ना पार्लियामान को, ना कैबिनेट को, यानी कि उनकी अपनी बनाई हुई पार्लियामान है, उनकी अपनी बनाई हुई कैबिनेट है, उनकी अपनी बनाई गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट के सामने भी उसको भी नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या इंगेजमेंट है इंटरनेशनल। 10 घंटे पहले दफ्तर खारजा ये कहता है कि हमारे इल्म में नहीं है कि फील्ड मार्शल कोई अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, हमारे इल्म में नहीं है कि फ़ौज भेजी जा रही है गज़ा में। और ठीक 10 घंटे के बाद कतर में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सारी स्टोरी अनफोल्ड कर देते हैं। ठीक। तो ये है वो असल चीज़ जो दर पड़ता, जिसकी वजह से इस्तिस्ना लिया गया कि मुझे सब कुछ करने का इख्तियार है और मुझसे पूछेगा कोई नहीं। ठीक। तो अगर पाक फौज के तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को जानवर, किसी को कुत्ता, किसी को ज़हनी मरीज़ कह सकते हैं, तो मार्को रूबियो जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हैं, जो कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे कहा, तो ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना कि हम ना फौज भेजेंगे ना हमने ऐसे किया। 30 सेकंड का काम है सारा। नहीं, वो क्यों कहेंगे, वो कह नहीं ना सकते। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई। जब इसहाक डार ने स्टेटमेंट दिया ना कि शहबाज शरीफ ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने ट्रंप का मंसूबा पढ़ा ही नहीं, इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया जल्दबाजी में। यानी जूते पॉलिश करने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि ये नहीं देखा कि जूता ब्लैक है और पॉलिश ब्राउन है, तो उन्होंने गौर नहीं की। ये इसकी सादा मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रंप ने जो कहा उसे पढ़े बगैर उसकी तारीफ कर दी। इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के ऊपर ये चार्जशीट किया था कि आपका प्राइम मिनिस्टर इतना इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी है, और ट्रंप के जूते साफ करने की इतनी जल्दी थी कि उसने ट्वीट कर दिया बगैर ये पता किए कि ट्रंप एक्चुअली क्या कह रहा है, और वो ट्रैवल में था इसलिए जल्दबाजी में हो गया। तो ब्लैक जूते पे ब्राउन पॉलिश फेर दी इन्होंने, तो गलती यहाँ पे हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसहाक डार ने यह कहा कि इन्हें ट्रंप के मंसूबे का इल्म नहीं था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इन्हें ट्रंप के मंसूबे का इल्म नहीं था और ये वो मुआहदा नहीं है जो हमारे साथ तय हुआ। ठीक, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों बहुत अच्छे लोग हैं,
اور یہ دونوں مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ یہ بگننگ سے میرے ساتھ ہے. یہ وہی ملاقات ہے جو لنچ ہوا تھا اور یہ 3 ہی لوگ تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ کے ببانگ بعد. دول ایک عالمی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عاصم منیر اور شہباز شریف دونوں نے مجھے بھروسہ دلایا کہ یہ پہلے دن سے میرے ساتھ ہے. آئی تھنک شرم الشیخ تھا. جی دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں اس کے منصوبے کے بارے میں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں. بات ہوئی ہے. اچھا اب اس کی تردید آئی ابھی تک؟ کسی نے ان میں سے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ نہیں ٹرمپ صاحب ہم سے غلطی سے غلط جوتا پالش ہو گیا ہے, یہ ایسا نہیں ہوا, ہم آپ کے ساتھ پہلے دن سے نہیں ہیں, ہم جن چیزوں میں آپ کے ساتھ تھے یہ وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. کسی نے اس کی بات میں تردید نہیں کی. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا اس کی تصدیق ہے یہ بات کہ آج مہینے گزرنے کے باوجود کوئی اس کی تردید کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. اب مارکو روبیو کو یہ بات کیے ہوئے 3 دن ہو گئے. مارکو روبیو نے کہا جناب کہ پاکستان نے ہمیں, اور جب وہ پاکستان بولتے ہیں نا تو انہیں پتا ہے پاکستان کیا ہے. وہ شہباز شریف کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کے کسی ایک ریاست کو پاکستان نہیں سمجھتے, وہ پاکستان کے ایک ادارے کو پاکستان سمجھتے ہیں. سمپل جو ہے. لیکن نا ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے کس کو ملتا ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ملتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو ملا, پاکستان کو ملا, ایک بات. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے پاکستان. تو مارکو روبیو نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں آفر کیا, خود سے پیشکش کی, عرضی ڈالی کہ ہم فوج غزہ میں بھیجنا چاہتے ہیں, تو اس پر ہم غور کر رہے ہیں. یہ مارکو روبیو نے کہا. رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ اگر اسرائیل نے اجازت دی تو پھر ہماری فوج جائے گی. ہو سکتا ہے اسرائیلی منع کر دے, لیکن اجازت ملی تو ہماری فوج جائے گی, فلسطین کے لیے اچھا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارکو روبیو کے بیان کی کوئی تردید آئی ابھی تک؟ آپ کا سوال یہی تھا نا. ایسے تو نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید آئی, نہ ہی مارکو روبیو کے بیان کی تردید آئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حماس سے ڈسکشن کیے بغیر, فلسطینیوں کی بات سنے بغیر پہلے دن سے ٹرمپ کے منصوبے کے ساتھ کھڑی تھی ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ. اور اس سے پہلے کہ امریکہ ڈیمانڈ کرتا, انہوں نے خود انہیں پیشکش کی کہ جناب آپ کو فوجی چاہیے تو ہم اپنے فوجی حاضر کر رہے ہیں, آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اسرائیل کی مرضی سے جو فوج غزہ میں جائے گی وہ اسرائیل سے لڑے گی یا فلسطین سے لڑے گی؟ جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہے. دیکھیں نا, اسرائیل کی مرضی سے جو فوج غزہ میں جائے گی وہ فلسطینیوں سے لڑے گی یا اسرائیلیوں سے لڑے گی؟ فلسطینیوں سے لڑے گی. بات ختم. بھائی جو پیسہ دے گا آپ نے اسی کے لیے کام کرنا ہے. بات ختم. تو ہم اگر جا رہے ہیں تو پوری دنیا میں مسلمان صرف پاکستان میں تو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بیعت کرنے والے مولوی ہیں ان سے یہ پوچھنا تھا, سادہ سوال ہے, بیعت کرنے والے مولویوں سے پوچھنا تھا کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے والی جو فوج ہے, چلیں آپ مان لیں یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جناب, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, فلسطینیوں سے ہتھیار چھین رہے ہیں, لیکن مولویوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے والی فوج کے ہاتھ پہ بیعت کی جا سکتی ہے سپہ سالار کے؟ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا دن میں 5 دفعہ, ہم نیت کرتے ہیں, آخر پہ کہتے ہیں منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف, اللہ اکبر. پوری دنیا کے اسلامی ممالک ہیں نا, اگر سعودی عربیہ اس گناہ میں شریک نہیں ہو رہا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جائے گی, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ کو نا ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ. میں کل کو نہیں جانتا لیکن بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہوگا. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر عزت دی, وہ عزت دے کر گھیرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از اے ویری کلیور پولیٹیشین. میرے خیال میں دنیا کے اندر جو تیز ترین سیاستدان ہے ان میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے. انہیں ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس کی چابی کدھر ہے اور کس کی چابی میں نے کہاں سے گھمانی ہے. آپ دیکھیں نا, امریکہ میں جمال خشوگی کا سوال بھی ہو جاتا ہے اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ احسان بھی چلا دیتے ہیں, نہیں یہ تو کچھ جانتے نہیں اس کے بارے میں. تو سوال بھی ہو گیا اور کور بھی ہو گیا اور ریئلائز بھی کروا دیا گیا کہ یہاں پہ یہ معاملہ بھی ہے, پیسے بھی لے لیے, معاملہ بھی سیٹل کر. ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کلیئر. میرے خیال میں جتنا انٹیلیجنٹ ایک پولیٹیکل لیڈر ہو سکتا ہے نا میکسیمم, ڈونلڈ ٹرمپ اس لیول کا. وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت سمجھدار ہے. اس کی آپ باڈی لینگویج کے اوپر اگر گئے نا تو آپ دھوکہ کھائیں گے. وہ جتنا آپ کو باہر دکھائی دیتا ہے نا اس سے 10 گنا اس کے اندر ہے. اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو ہر طرف سے گھیرا تھا, لیکن آپ کو ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ایم بی ایس نے کم سے کم وہاں اپنے موقف پہ سرنڈر نہیں کیا. ایم بی ایس نے نہ بند کمرے میں نہ کھلے عام, اس نے اپنی وہی معاملہ سامنے رکھا اور یہ دنیا کے میڈیا میں رپورٹ ہوا. ایم بی ایس نے کہا کہ جب تک فلسطین کی ریاست کا معاملہ نہیں ہو جاتا ہمارے لیے ابراہم اکارڈ کا حصہ بننا ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ کو اچھا لگے برا لگے, آپ کو ایم بی ایس کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا. اور یاد رکھیں, ایم بی ایس نے جب یہ سٹانس لیا تو اس کے بعد بہت سارے مسلمان ملکوں کو ہمت ہوئی
देखें पाकिस्तान ने भी उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को सिद्धा बदला किया, तुर्की को तो फारग कर गए ना, वो जहाज से अपने फटाफट स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए ना, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुसलमान क्यों नहीं खड़े हो रहे, वो फौरन उन्होंने वो वाला पैंतरा भी ले लिया उन दिनों में, आप ट्वीट्स उठाकर देखिए। आज़रबाईजान ने मना कर दिया कि जनाब हम फौज नहीं भेज रहे, कई अरब ममालिक ने कह दिया हम फौज नहीं भेज रहे, यूएई फौज नहीं भेज रहा, ओमान फौज नहीं भेज रहा, कतर इसका हिस्सा नहीं है, उर्दन के बारे में है, ये ममालिक फौज नहीं भेज रहे लड़ने के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ऑफर की हुई है तो ऐसा लगता है कि शायद फौज भी हम पूरी करके देंगे। ये जो अभी लीबिया का दौरा हुआ, लीबिया में भी एक फील्ड मार्शल रहता है जिसका बेटा जो है वो दूसरा सीनियर 3 फौजी ऑफिसर है, वो 34 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट जनरल बन गया तरक्कियां करता करता। क्या बात, इतनी रफ्तार में कभी कोई तरक्की नहीं कर, आपसे छोटा है वो, और लेफ्टिनेंट जनरल है वो अपनी फौज का, तो आने वाला चीफ भी वही होगा फिर। तो वहां पे ये गए, और अब मुझे लगता है कि लीबिया को मनाएंगे, थोड़ा सा मलेशिया को मनाएंगे। तो पहले ये फौज थी 20,000 इनिशियली, कि 20,000 फौजी आएंगे जो कंट्रोल करेंगे सारी सिचुएशन को गजा में, और ये स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होंगे। फिर बाद में कहा गया कि नहीं, 10,000 हमें अभी इमीडिएटली चाहिए अगले महीनों में, और उसमें से जो पाकिस्तान का शेयर बताया जाता है वो 1/3 है, यानी हमें 3500 के करीब फौजी हमें भेजना है। ठीक है साबिर साहब, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, बड़े नारे देखे, कौम को ब्रेन वॉश किया गया, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा गया, बड़े बड़े अलकाबात और इल्ज़ामात लगाए गए। आज वो वक्त आ गया कि इजराइल को तस्लीम करने की बात नहीं हो रही, उसके कहने के ऊपर हम फौज भेजने जा रहे हैं। डॉन न्यूज़ हमारा अपना अखबार है ना, खदशा जाहिर कर रहा है, तरदीद आ नहीं रही, और शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप एक मौके के ऊपर आगे करके तकरीर करवा दें, और यूक्रेन के वज़ीर आज़म को कान से पकड़ के डांट पे लाएं डोनाल्ड ट्रंप। दोहरा मेयार है ना, वाज़ेह होता है। मुझे और आपको और कौम पाकिस्तान को कब पता चलेगा कि पाक फौज जिसने दिल्ली जाके झंडा लगाना था, उन्होंने अपनी फौज जो है वो गजा में भेज दी है? देखिए, हमारा अलमिया ये है कि अगेन वही बात कि जो कलेक्टिव विजडम है उसको ख़त्म कर दिया गया, जो इदारा जाती सोच है, इदारती मुशावरतें वो भी ख़त्म कर दी गई, और असूलन फ़र्द वाहिद ने, तो अब इदारे नहीं रहे ना। मैं वही बता रहा था कि एक तरफ जुडिशरी को डिमोलिश कर दिया गया, दूसरी तरफ हमारा एक बेहतरीन 52 साल से आजमूदा एक तंजीमी ढांचा था हमारे मुसल्लह फ़ौज का, उसको डिमोलिश कर दिया। तो जब ये इस्तिस्ना लिया और ये पावर्स ली, तो उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि वो इख्तियारात जो फील्ड मार्शल जनाब साहब ने लिए हैं और जो ताकत हासिल की है, वो अमेरिका के फौजी सरबराह को भी हासिल है। CDF वाली? जी हाँ, इस्तिस्ना वाली। इस्तिस्ना के अलावा तमाम CDF पूरी दुनिया में कभी कोई नहीं बना सर। तमाम फोर्सेस के वो चीफ बन गए, फिजाइया उनके अंडर, नेवी उनके अंडर, स्ट्रेटेजिक फोर्स उनके अंडर। पहले सारे मिलकर फैसला करते थे, अपने अपना इनपुट देते थे। तो फिर ये सारी फोर्सेस CDF के अंडर हैं, तो CDF खुद किसके अंडर हैं? तो ये तो मार्को रूबियो ने बता दिया ना। उसके बाद अब वही बात है ना कि ये सारे इख्तियारात जब लिए, तो अमेरिकन मीडिया और उनके एनालिस्ट जो है वो ये कह रहे थे, इवन हमारे अपने फौज जो रिटायर्ड सीनियर फौजी लीडरशिप है, वो ये कह रही थी कि ये पावर्स जो हैं जो जनाब आसमानी साहब ने लिए हैं, ये तो अमेरिकी फौज के सरबराह को भी हासिल नहीं जो पूरी दुनिया में जंगें करते हैं। ठीक है, ये इतना ख़तरनाक है जो हम कहते हैं कि अब रियासत को सोचना चाहिए, रियासत को नज़र रखनी चाहिए कि इस फ़र्द वाहिद पे मुकम्मल नज़र रखें कि भाई लंच में क्या हुआ। मैं आखिरी सवाल के ऊपर दोनों की राय चाहता हूँ। रियासत सिर्फ फौज तो नहीं है ना, भले हालात ऐसे ही हैं। रियासत तो मुख्तलिफ अवाम में तो मुल्क है ना, तो मुल्क को रियासत कहा जाता है ना, जिसका एक आइन होता है। जैसे मुसलमान है, हमारा आइन जो है कुरान और हदीस से शरीयत है। रियासत की डेफिनेशन है आइन के आर्टिकल 7-8, ये आप पढ़ लें निकाल के, आपको रियासत की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये अवाम की बनाई हुई हुकूमतें जो हैं, कैबिनेट, सूबाई और कौमी असम्बली की हुकूमतें, पार्लियामेंट, और वो ज़िलाई सिस्टम जो आपका टैक्स कलेक्शन करता है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली पार्लियामान ये रियासत है। अब फौज जो है वो रियासत का एक इदारा है, और इदारा भी एक सतून का आगे एक इदारा है, एक सतून भी नहीं है। याद रखिए, मीडिया एक सतून है, जुडिशरी एक सतून है, एक पार्लियामान एक पूरा सतून है। इसी तरह जो आपकी इंतजामिया वो एक सतून का एक हिस्सा है, जहां पे सैकड़ों इदारे हैं, उनमें से एक इदारा है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं है,
पाकिस्तान में ये एक इदारा और छोटा स्तून नहीं है। सर नहीं है, देखिए आइन और कानून के मुताबिक तो हम आइन को करेंगे ना जी, देखिए हमने करनी आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो वो तो कब्जा है ना, आपको मर्जी कर एक है डिफेक्टो, एक है डिजोरे, ठीक है ना। जो डिजोरे है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? वो कहता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होता है? पार्लियामेंट मुकम्मल होती है सेनेट, कौमी असम्बली और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तीन एंटिटीज मिलती हैं तो एंटिटीज मिलते हैं जिसको पार्लियामेंट, ठीक है। और पार्लियामेंट रियासत पाकिस्तान कहलाती है। प्रोविंशियल सतह पे आ जाएं तो पार्लियामेंट मुकम्मल होती है सूबाई असम्बली और ऊपर होते हैं गवर्नर साहब, सीएम साहब। ये स्टेट है, ये रियासत पाकिस्तान है। कैबिनेट रियासत पाकिस्तान है। उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो जो टैक्स कलेक्शन करने वाली अथॉरिटीज हैं उनको भी आप शामिल करें। वो है। आगे बताता हूँ कि रियासत के जहाँ होते हैं अनासिर, वो एक है अवाम, आबादी, एक है ज़मीन का टुकड़ा, उसके बाद है हुकूमत और उसके बाद है सॉवरेंटी। वो ज़मीन का टुकड़ा जो क्लेम करते हैं इसको दुनिया तस्लीम कर ले कि ये है और फलां का है, ये फलां का है, इसको कहते हैं सॉवरेंटी। इसके अंदर रहते हैं इसके नेशनल, ये इसके अंदर रहते हैं नेशनल। अब वो जो सॉवरेंटी उनको हासिल हो जाती है तो उसके बाद किसी मुल्क को इख्तियार नहीं है कि उसको क्रॉस करे। अगर करेगा तो वो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट। ये रियासत है। रियासत अवाम से चलती है, अवाम से। अवाम नहीं है, अवाम की मर्जी से फैसले होते हैं जिसे जमहूरियत कहते हैं। वो है ना बाय द पीपल, क्या है जी? फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है ना। ये रियासत की, ये अवाम की मिसाल है। तो अवाम कब अपना इख्तियार कब देते हैं? वोट के जरिए। आइन जो है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, अवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। अवाम जो अपना वोट देते हैं वो इस शर्त पे देते हैं अपना इख्तियार। अवाम अपना इख्तियार दे रहे होते हैं ना गवर्नमेंट को कि हमें जो आइन में दी हुई प्रोटेक्शन है, जो हमारे साथ मुआहदा है, जिसे उमरानी मुआहदा भी कहते हैं, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसे आइन पाकिस्तान भी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दिए जाएंगे। इस शर्त पे हम आपको ये अथॉरिटी दे रहे हैं। तो अगर कोई नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो आइन पे अमल नहीं कर रहा। और आइन में ही लिखा हुआ है कि जो इसको तोड़ेगा जी उस पे आर्टिकल 6 लगे। नहीं, उन्हें इस्तिस्ना मिल चुका है, आर्टिकल 6 नहीं लग सकता। आइन में लिखा हुआ है सर, यही तो आइन के अंदर प्रॉब्लम है। आइन की एक शिक आप नई तब्दील करके ऐसी नहीं ला सकते जो दूसरी से मुतसादिम हो। और आप पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी शिक या कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो करारदादे मकासद से मुतसादिम हो। करारदादे मकासद जो है ये 1949 में बना था। इसके अंदर एक बात क्लियर कर दी गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी आइन और कानून बनेगा वो कभी भी इस्लामिक लॉज या शरीयत से मुतसादिम नहीं होगा। ज़ियाउल हक साहब ने और उसके बाद जब आईने पाकिस्तान को 1973 के बाद जी हाँ, जब डिजाइन किया आइन का गया, हिस्सा बनाया, उसके बाद इसको आइन के अंदर शामिल किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जनाब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारदादे मकासद है, ये आइन का हिस्सा है। पाकिस्तान के आइन में कोई एक तरमीम या चीज ऐसी शामिल नहीं होगी जो इस्लामी कवानीन से या शरीयत से मुतसादिम हो। तो ये इस्तिस्ना उससे मुतसादिम है। ये जिस दिन अदालत में गया और कोई जज वहां बैठा हुआ, ये यूं फारिग हो जाए। और आइन का आर्टिकल 6 अभी तक मौजूद है। हाँ मौजूद है, उसमें इस्तिस्ना नहीं है ना। अच्छा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत ये ना होता तो आज हम मुसीबतें भी ना झेलते, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मुल्क, आइन है, कानून है, चीज़ें हैं, अलग बात है अमलदारी नहीं है, फौज है, कहते हैं बड़ी बहादुर और हम मानते भी हैं। उसके बावजूद एक फर्द वाहिद अगर कोई फैसला करेगा और गजा में हम फौज भेज देंगे तो आपके नज़दीक पाकिस्तानी जो कौम है, जो मुसलमान है, अशरफुल मखलूक़ात है, उसके जहन में कुछ सवालात, कुछ चीज़ें तो आएंगी ना कि ये हुआ क्या और इसका रद्द अमल क्या हो सकता है? इसका रद्द अमल मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था एक दफ़ा कि इमरान खान साहब वाला मसला हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये पंगा ना लो। आर्मी चीफ से कहा, वो आर्मी चीफ बाजवा थे, तो उन्होंने कहा ये पंगा क्या होता है? उन्होंने कहा जब तक ये बंदा लेना पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि कब पता चलेगा? उन्होंने कहा जब आप ले लेंगे तब पता चलेगा। तो जब पंगा ले लिया तो उन्होंने कहा इससे पंगा ले, तो इनको ज़रा ये काम करने दें, इसके बाद पता। सर मेरे ख्याल में ये खतरनाक है। मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान इससे महफूज रहे, ऐसा ना हो, इस खेल के अंदर पाकिस्तान ना जाए। देखें
हमारी ना पूरी परवरिश ही कई नस्लों की इस बात पे हुई है। True. और यानी मैं इमेजिन करता हूँ कि आपके हाथ में बंदूक है और आपके साथ 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई और सामने मारने वाला खड़ा हुआ है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ट्रेनिंग जहाँ पे होती है ना, वहाँ जो पहला पत्थर पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर फासला लिखा हुआ है श्रीनगर का, दिल्ली का और जेरूसलम का। इस्लाम की जो तबलीग थोड़ी सी हो रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। वजह पता है क्या है? 30,000 बच्चे मारे गए इंग्लैंड के अंदर। अभी 2 साल में इस बरतानिया के अंदर जब हम मुसलमान फ़लस्तीन के हाथ में बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं ना, गैर मुस्लिम शामिल होता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन की ये मिसालें हैं। सिर्फ मुसलमानों के नहीं करता। इटली में सर आपस की बात है, मुसलमान मुल्कों में तो हो नहीं रहा कुछ। मैं गैर मुस्लिम की बात कर रहा हूँ कि गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर जो मुसलमान है, जब वो एहतजाज, वो ज्यादा हो रहा है, बल्कि आवाज ही वहीं उठ रही है। आवाज में उठे और गैर मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुसलमानों के लिए कि फ़लस्तीन के अंदर गलत हो रहा की है। डिटेल चेक करें कि अमेरिका से ट्वीट कर रहा है एक एहतजाज दिखा के कि ये होती है कौमें, देखे फ़लस्तीन के लिए बाहर आ गए। और बेशर्मो, पाकिस्तान में तुम एक फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाने देते, वहाँ पे तुम लोग जरा सा लोगों को बाहर निकल के आवाज़ नहीं उठाने देते। वो सेनेटर मुश्ताक के बच्चे मार दिए वहाँ पे, उनकी बीवी और बच्चों को उठा के उन्होंने गिरफ्तार करके अंदर डाल लिया। सेनेटर मुश्ताक को कई दफ़ा गिरफ्तार किया। उन्हें वहाँ पे एक SP है, एक सरकारी मुलाजिम जिसकी आवाम के सामने कोई औकात नहीं है, हम उसको पैसा देते हैं तो उसको तनख्वाह मिलती है, वो ऐसे करके उंगली दिखा रहा था। ये कोई तरीक़ाकार है? पाकिस्तान में आप लोगों को निकलने नहीं देते, पाकिस्तान में लोगों को एहतजाज करने नहीं देते, उनका आईनी और कानूनी हक है। अब आप हर दफ़ा बंदूक लेके और डंडे लेकर और आंसू गैस लेकर खड़े हो जाएंगे। तो अमेरिका में तो ये नहीं हो रहा, बरतानिया में तो ये नहीं हो रहा, यूरोप में तो ये नहीं हो रहा, तो फिर आप उस तरह का माहौल भी देना, फिर आप देखें लोग कैसे निकलते हैं। आखिरी हाँ और ना में जवाब दीजिएगा कि आप दोनों को लगता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होगी? हाँ डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी। उसकी वजह कि सर्वाइवल ही ये है एक दूसरे का। तो हमारी फ़ौज जो है, हम जैसे इंसान और मुसलमान है ना, जो हम फौजी भेजेंगे गज़ा के अंदर, वो किस रूह से, किस तरीके से अपने मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे? यार, अब ट्रंप को जानते नहीं है, वो टॉयज से खेलता है। इस उम्र में भी उतना जॉली आदमी आपने नहीं देखा होगा। उसे किसी ने बताया कि आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर वलीअहद को टच नहीं किया जा सकता, तो उसने गुजरते हुए पीछे से मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे किया, जानबूझ के कैमरों के सामने टच करके गया। ट्रंप वो इंजॉय करता है इस उम्र में भी, वो बड़ा लाइव। उसने कहा यार ये कैसा मजे का आदमी है, कितना मजे का टॉय, सारी दुनिया को दिखाओ। शहबाज शरीफ को उसने कहा आ जा भाई, वो जो अंदर करके दिखाया ना, इसे नच के दिखा। वो जो अंदर आपने मेरे लिए एक कसीदा पढ़ा है, जरा सारी दुनिया को सुना, मजा आएगा। वो उसने वो वीडियो अपने पूरे खानदान को दिखाई होगी और बैठ के वो कई घंटे उसके ऊपर हंसता होगा, उसने एंजॉय किया होगा। तो ये क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप को? वो इनसे खेल भी रहा है, इनसे अपना काम भी निकलवा रहा है। एक और गुजारिश भी करते हैं। हाँ जी, कुरैशी साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट, एक शाउट आउट भी इनके चैनल के लिए आप तरह, ये बड़ा जबरदस्त चैनल है, बड़े अच्छे इंटरव्यूज करते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। तो जितने लोग ये चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम दोनों भी अपने अपने चैनल की कम्युनिटी में डाल देंगे बिल्कुल ये वाला इंटरव्यू। और हम गुजारिश करेंगे लोगों से कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। देखें, हम सबका अलग अलग रवैया होता है। मैं आपको जब बोलता हूँ तो शायद मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, थोड़ा अग्रेशन है मेरे अंदर, साबर भाई का अपना अंदाज है, लेकिन बड़ा ही मीठा और बड़ा मज़ेदार अंदाज है हमारे एक भाई का, और कश्मीर से ख़ास तौर पे हमारे बड़े दिल के करीब हैं। तो आप इमरान कुरैशी साहब के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इनके चैनल का ख्याल रखें। बड़ी नवाज। और मैं इमरान रियाज साहब के जज्बात की तारीफ करता हूँ और मेरे भी यही जज्बात है। थैंक यू जी। इमरान खान को इन्होंने टीवी पे बंद किए हुए 3 साल हो गए। हाँ जी, मुझे मेरे बच्चों की कसम है, अगर मैंने टीवी ट्यून ऑन किया हो, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बंदे से 1 रुपए का फायदा मैंने नहीं लेना, लेकिन इसकी मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं मरवा सकता इसकी खातर, लेकिन एक पठान मुझे मिला था, चने भून रहा था, वो कह रहा था आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, 5 वक्त नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ इसके लिए। मैं वोट डाल के आया, मुझे बैक पेन था, मैं पैरागॉन में रहता हूँ, कहाँ पे मैं जाके हाजी कैंप में वोट डाल के आया हूँ, ढूंढ के अपने कंप्यूटर से, प्रिंटर से निकाल के। लेकिन उस पठान ने मुझे कहा मेरे 8 बच्चे हैं, वो भी इस पे कुर्बान और मैं भी कुर्बान। पठान बहुत आप अपने बच्चों की कसम खा ली कि आपने 3 साल से टीवी नहीं देखा? खुदा पाक की कसम नहीं देखा, सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ, आपको देखता हूँ, समीना पाशा को देखता हूँ, जो लोग बात करते हैं। और मेरी ये बात मैं ये भी कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, जब इसकी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं, मुझे नहीं समझ लगती क्यों।
میں نے نون لیگ وغیرہ بڑے ان کے پوسٹر لگائے جب میں چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا, لیکن لوگوں کو اب شعور آ گیا, لوگوں کو پتہ لگ گیا بھائی یہ ٹیوب لائٹ میرے گھر میں جو لگنی ہے یہ رائٹ ہے میرا, یہ نہیں ہے کہ جس نے لگا کے دی اس کے آگے پیچھے میں پھرتا رہوں. عمران خان نے ٹوٹلی چینج کر دیا. یہ پتنگ بازی بھی بڑی جلدی بند کروائیں گے, جس دن عمران خان کی پتنگ اڑے گی نا پھر ان کو پتہ چلے گا. میں آپ کو بتا دوں, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں. آئی کیم بیک فرام انگلینڈ, 9 ایئرس ہو گئے مجھے, ٹھیک ہے. نہ اس بندے سے میں نے پلاٹ لینا ہے, نہ میں نے اپنے بیٹے کی جاب لینی ہے, کوئی چیز نہیں لینی, ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز بتا دوں, اس کی محبت دل کے اندر ہے, یہ میں آپ کو صاف بتا دوں. میں نے اس کی ایک چھوٹی سی اسپیچ سنی تھی. اس نے آیا, پرائم منسٹر تھا, اس نے جب لوگوں نے شور مچایا, کہتا آج میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ سنو. کہتا امیر آدمی کو جو ہے نا اس کے بچے نہیں یاد رکھتے, اچھے کام اس کے یاد رہتے. اس نے کہا کوئی کتاب نہ پڑھنا, پڑھنی ہے کتاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا, جو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اور آپ یقین کریں جمعے کو میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں نا, مولوی ہمیں پتہ کیا ڈراتا رہتا ہے, اوے تانوں انج ہو جائے گا, آپ دوزخ میں جاؤ گے فلانا. پھر میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس مولوی کو پتہ کیا کہا, میں کہا مجھے نہ ڈرائیں, میں پاکستان سے جا رہا ہوں, یہ آلریڈی دوزخ ہے. میری بات سنیں, یہ 400 روپیز میں نے اپنی جیب سے پے کر کے لگوایا ہوا ہے. اس کا پینل ٹوٹا, دوبارہ پھر جا کے میں نے لگوایا, کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اور آپ کو بھی اتفاق ہوا نا, میں آپ کو اپنے بیٹے سے ملواؤں گا, 8 سال اس کی عمر ہے. میں اس کو کہتا ہوں کس کو ووٹ ڈالنا, پتہ کیا کہتا ہے, عمران خان. اور میری جو چھوٹی بیٹی ہے نا, جو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ 6.5 سال کی, وہ مجھے پتہ کیا کہتی ہے, جب میں عمران خان کو دیکھ رہا تو وہ کہتی بابا آپ پاکستان دیکھ رہے ہو. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. تو آپ گھر جائے, میں ویسے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں, برا نہ مانیے گا. آپ نے اسٹیٹسکوپ جس سے وہ بی پی شی پی چیک ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب لگاتے ہیں آگے, آپ لگائے, یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ شیر کی آواز آ گئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آ جانی ہے. جو یہ میں آپ کو بتایا, میری بات سنیں, یہ لوگوں کے گھروں میں پیسے بھی دے دیں گے نا تو یہ محبت نہیں ختم ہوگی. اچھا ایک اور چیز بات بتاؤں, یہ سارے کھڑے, یہ سارے کھڑے, آپ کو یہ سارے مارنا شروع ہو جائیں گے نا, آپ ادھر کھڑے رہیں گے نا تو لوگ پتہ کیا کہیں گے, یار دلیر آدمی. آپ یہ دیکھیں اس کو 2-2.5 سال ہو گئے, اس نے کہا کہ مجھے اسلام آباد اب کروانے لے جاؤ, یا مجھے کو بخار ہے یا فلانا ہے. مظہر عباس کی اس دن آپ بات سنیں, اس نے کہا عمران خان کی شخصیت میں ہار ہے ہی نہیں ہے. اس نے پتہ کیا کہا تھا, اس نے آخری کے لفظ تھے, اس نے کہا تھا میری یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں لکھ کے دیتا ہوں, میں ان کو ہراؤں گا, کیونکہ میں ہاروں گا اس دن جس دن میں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ جو عمران خان کر گیا نا, جو ہمارے وہ ذہنوں میں چیزیں ڈال گیا, وہ کبھی بھی نہیں دوبارہ کو ڈال سکتا. میاں صاحب کی گلا سنو سر, میاں صاحب کی باتیں میں سناؤں, باتیں سناؤں میاں صاحب کی. اوے تمہیں نہیں پتا تھا میں تقریر کر رہا ہوں, تم چائے لے آئے. انہوں نے کھان پین دیا گلا دسو, انہوں نے دسو میں پاوے منوں کو لے کے تقریر پاکستان کے لیے وہ کرتے ہیں, ان کا جذبہ وہ ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے شعور دے دیا اس عوام کو. عمران خان نے, ایک آخری بات آپ سے کر رہا ہوں, جس دن وہ نکل کے ہاتھ لائے گا نا آپ کو ایسا لگے گا کہ انڈیا کی فلم چل رہی. اور یار یہ سہیل افریدی نہیں مانتا جو آیا ہوا تھا, جس دن وہ نکلے گا کیا کریں گے آپ مجھے بتا. ایک میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ دیکھ لیں یہ سڑک اب نا وہ نالا بن رہا ہے, وہ ڈرینیج کا سسٹم, ہر جگہ نا باپ بیٹی چاچا خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق ان کی تصویریں لگ رہی ہیں. یعنی کہ عمران خان نے ان کو اتنا کا برا حال کر دیا ہے, جو بھی کام کر رہے ہیں نا, ایک برکی مجھے کھلاتے ہیں نا تو اس سے فٹافٹ اپنی تصویر لاتے ہیں. اس سے کچھ بھی نہیں ہونا سر, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی کر لیں. میں تو وہاں سے یقین کرے پھل نہیں لیتا جہاں پہ اس کی تصویر دیکھ, جگہ جگہ تصویریں لگائی ہیں. اور نہ ایسے نہ نہیں, یقین پیار کرنے والے ہیرے ہیں. پیار کرنے والا ایک ہی بندہ ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے, 804. میں آپ کو بتا دوں, میاں صاحب نہیں بستے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں بستا جو میں نے اس وقت جو غربت میں کمی آئی ہے, جو پنجاب کی کوئی غربت میں کمی نہیں آئی بھائی. 10 روپے انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا, غربت میں کمی ہے. 300 روپیہ یہ لے رہے ہیں کوڑا صفائی کرنے کا, انہوں نے گھر پہ نہیں رکھا, بجلی کے میٹر پہ رکھا ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا لوگوں نے 4 میٹر لگوائے ہیں. 1200 روپے ادھر سے لے رہے. کون سی غربت آئی مجھے بتائیں, کون سی سرمایہ کاری آئی ہے باہر کے. اب سی ایم صاحبہ باہر گئی ہیں, دیکھیں اربوں ڈالر کی, میاں صاحب بھی انشاءاللہ باہر ہیں, اربوں ڈالر کا سرمایہ آنے لگا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے دیکھتے سر, میں تو ہمیں بھائی کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ لیا, میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں. آگے گزارش سن لیں, آپ نے اگر دیکھنا نا ملک اس وقت کس طرح شبانہ روز ترقی کر رہا ہے. 3-4 ایسے اینالسٹ ہیں ماشاءاللہ, زیرک سیاستدان, اور جسے کہتے ہیں نا فہم و فراست کا پیکر ہے,
आप भाई अतात तारर को सुने, आप ही अजमा बुखारी को सुने, आप ही मरियम औरंगजेब को सुने, आप सीएम साहबा को सुने, पीएम साहब को सुने, जरदारी साहब को सुने। आप में मोटिवेशन है कि मायूसी के बादल छट जाएंगे। वो कहते ना अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, मैदान में जब शेर आएगा। मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, आपका शहबाज शरीफ अभी गया था प्यूटन को मिलने। They wait for the 40 minutes. ठीक है। और फिर एक और चीज देखें, जो मैंने की थी, आप एक चीज देखें, यूएनओ में हमारा जो इमरान खान है वो खड़ा है और वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मेरी बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। तो आप ये जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं ना किया करें, क्योंकि दिल की दर्द जो होती है ना वो सबसे बुरी दर्द होती है। अच्छा मैं आपको कि मेरा मतलब ये चित्र मैं आपको बताया, आप 10 साल बाद आप एक फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर इमरान खान पूरे 23 नवंबर को इलेक्शन हुए हैं सर, शबाना रोज तरक्की को उन्होंने वोट दे दिया। बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी पार्टी है ना, खास करके वो जो जमाते वो है एमकेएम, वो तो मुझे पता आपने नहीं ये चलाना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग इधर खड़े हैं ना, आवाम को 3 चीजें मिलनी चाहिए। क्या पता कौन सी? सबसे पहले तो उसको मिलनी चाहिए एजुकेशन, बिल्कुल उसका राइट है, हेल्थ और सस्ती एजुकेशन, हेल्थ और मेरिट। ये 3 चीजें, ये जितनी मर्जी सड़कें आप बनाएं, जो मर्जी बनाएं, कुछ नहीं होता। जी डॉक्टर साहब यही बात मैंने की थी, यही बात ये कर रहे हैं। ये मेरी बात सुने, मैं एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सोशल टीम को सपोर्ट करें। शुक्रिया।